नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार लाइव में। मैं मुकेश चौरसिया। तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव के गिनती का दिन, मतगणना का दिन, और आज वो दिन है जिसका बेसब्री से 17 प्रत्याशियों के अलावा 1.5 लाख, जो 1,55,000 लोगों को इंतजार है। साथ ही साथ 4 जिले के लोगों को इंतजार है कि कौन तिरहुत का सरताज बनेगा। 17 प्रत्याशी हैं जो कि मैदान में हैं, जिसमें 3 प्रमुख पार्टियां हैं, एनडीए, इंडिया अलायंस और जन सुराज। साथ ही साथ निर्दलीय कैंडिडेट भी हैं जो 14 की संख्या में हैं। गिनती चल रही है। अभी अफवाह भी उड़ रहे हैं, कई बाजार में अभी अफवाह उड़ रहे हैं, मार्केट में अफवाह उड़ा है। अभी हम काउंटिंग स्थल से ही, जो मुजफ्फरपुर MIT का कैंपस है, वहाँ पर काउंटिंग हो रही है। वहीं से आपको ये सीधा प्रसारण बिहार लाइव नाउ और BD न्यूज़ दोनों पर दिखा रहे हैं। और जो भी अफवाह है वो सिर्फ अफवाह है, अभी गिनती शुरू नहीं हुई। आप लोगों को ये बड़ी इम्पोर्टेंट जानकारी जो कि हम देना चाहते हैं, अभी तक गिनती शुरू नहीं हुई है, क्योंकि ये आम चुनाव नहीं, ये स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव है और इसमें बैलेट से चुनाव होता है। जो जिन्होंने मत दिया होगा उन्हें बखूबी पता है कि उन्होंने वरीयता लिखी होगी, 1, 2, 3 ऐसे क्रम में वरीयता लिखा जाता है। और इसके जो वोटिंग हुए हैं वो लगभग 75,000 वोटिंग हुए हैं। 75,000 वोटरों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है इस चुनाव में। तो कहीं से भी 75,000 को, जितने भी वोट हैं उन सब को एक जगह पर रखा जाता है और एक जगह रख के 50-50 वोटों का बंडल बनाया जाता है। तो 50 वोटों के बंडल बनाने का 7th राउंड, जो 7 राउंड है, वो पूरा हुआ है। तो आप समझें 197 बूथ पूरे चारों जिले में थे और 197 के 50-50 बैलेट को एक साथ मिक्स करके लगाना, और फिर वो जब 50-50 की थक्कियां जुड़ जाएंगी तो फिर जो बड़ा एक और बनाया जाएगा जो 500 का होगा। तो यानी कि 50-50 के अमाउंट में उसमें ऐसा किया जाता है कि किसी भी बूथ का किसी भी प्रत्याशी को या फिर चुनाव आयोग को पता न चले कि ये किस बूथ में किस उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं। इसलिए सबको मिक्स कर दिया गया और फिर 50-50 के वोट बनाए गए, गड्डियां बनाई गईं। उसके बाद उन 50-50 गड्डियों को फिर से एक जगह पर रखा जाएगा और फिर उसमें 500 के थाक बनाए जाएंगे, गड्डियां बनाई जाएंगी। उसके बाद जो लंच के बाद वो पूरी प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, जो अनुमानतः 4 बजे तक बताया जा रहा है कि वो गड्डियों का बनाना और 500 की ढेरी लगाना वो 4-4:30 बजे तक समाप्त हो जाएगा। उसके बाद सही काउंटिंग की शुरुआत होगी। जो गिनती का कार्यक्रम है वो 4-5 बजे के बाद शुरू होगा। आप जितने भी लोग हैं उन सबको हम ये सूचना देना चाहेंगे कि जो भी आप कहीं कहीं खबरों में देख रहे होंगे, किसी पेज पर देख रहे होंगे कि फलाना आदमी आगे चल रहा है, फलाना आदमी पीछे चल रहा है, ये भ्रामक है, ये झूठी खबर जो आप तक परोसी जा रही है। और उन प्लेटफॉर्म को भी हम चेता देना चाहते हैं, बता देना चाहते हैं कि आप गलत खबर कृपया दर्शकों को न दें, भ्रमित न करें। आप पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है भ्रामकता फैलाने के एवज में। इसीलिए आप भ्रामकता न फैलाएं। अभी कोई गिनती शुरू नहीं हुई है, अभी थक्कियां ही बनाई जा रही हैं, वोटों को एकत्रित किया जा रहा है और उसके राउंड हो रहे हैं। वो 15 राउंड में होगा। 7 राउंड की थक्कियां लग चुकी हैं जो 50-50 बंडल वोटों के बनाने हैं। उसके बाद वो 500 के बनेंगे और तब वैलिड और इनवैलिड वोटों को छांटा जाएगा। ये जो 4-4:30 बजे से जो प्रक्रिया शुरू होगी वो वैलिड और इनवैलिड वोटों को छांटने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मतलब आप समझे, जो वैलिड और इनवैलिड वोट होंगे वो 4 बजे से 6:30-7 बजे तक वो छटेंगे। मतलब कि 7-7:30 बजे तक
वैलिड वोट एक तरफ हो जाएंगे, इनवैलिड वोट दूसरी तरफ हो जाएंगे और तब वैलिड वोटों की गिनती शुरू होगी। मतलब 7 बजे से पहले कोई भी रिपोर्ट आपको जो भी मिल रही है वो सब गलत रिपोर्ट दी जा रही है, भ्रामक रिपोर्ट दी जा रही है, झूठी रिपोर्ट दी जा रही है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का उपचुनाव हुआ है, तो ये जब भी तिरहुत का चुनाव होता है उसकी जो प्रक्रिया होती है वो बहुत जटिल प्रक्रिया है। वो आम चुनाव की तरह नहीं है कि ईवीएम देखा, प्लस माइनस किया, आपको दिखा दिया इतने वोट इसको पड़े, इतने वोट इसको पड़े, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसकी जटिल प्रक्रिया होती है, बहुत अलग प्रक्रिया होती है और उसमें वक्त बहुत ज़्यादा लगता है। तो ये जो वक्त है वो लगेगा। 7 साढ़े 7 के पहले पहला रुझान भी आप लोगों को नहीं मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा हम चाहेंगे कि इस लाइव को जो आप बिहार लाइव नाउ पर और बीडी न्यूज़ पर एक साथ देख रहे हैं, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, ताकि जो भ्रम फैलाया गया है मार्केट में, जो भ्रम कुछ लोगों ने फैला दिया कि फलाना आदमी आगे चल रहा है, चिलाना आदमी पीछे चल रहा है, ऐसी कोई खबर नहीं है। अभी तक काउंटिंग शुरू नहीं हुई है। ये आधिकारिक रूप से हम आपको बयान बता रहे हैं। जिलाधिकारी मौजूद हैं यहाँ पर, चारों जिले के वरीय पुलिस पदाधिकारी मौजूद हैं और चारों जिले के जिला पदाधिकारियों के निगरानी के बीच में ये चुनाव हो रहा है। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर और वैशाली 4 जिलों के वोटों में की काउंटिंग हो रही है, जो 75,000 लगभग है। जटिल प्रक्रिया होने के कारण देर शाम तक ही पहला रुझान आ पाएगा। अभी जो भी रुझान आपको दिखाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से गलत है, निराधार है, उसका कोई आधार नहीं है। इसलिए आप लोग भी कंफ्यूज ना हो। जैसे ही कुछ भी रिपोर्ट आती है तो हर चुनाव की गिनती की तरह बिहार लाइव नाउ, मैं मुकेश चौरसिया, बीडी न्यूज़ कोशिश करते हैं कि आपको सबसे पहले हम रुझान दिखाएं कि कौन आगे है, कौन पीछे। अभी कुछ नहीं आया है, इंतज़ार करना होगा। जैसे प्रत्याशी यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं, 17 के 17 प्रत्याशी अंदर हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं और निगरानी बना के रखे हैं। जैसे ही पहली वरीयता की गिनती शुरू हो जाएगी वो भी हम आपको बता देंगे। पहला रुझान जो आएगा वो भी बताएंगे, कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, ये सारी जानकारी देंगे। लेकिन अभी ये कहना, और अभी जिसने भी कहा है, जिसने भी दिखाया है, वो सच में पत्रकारिता से उनका सरोकार मुझे लगता है दूर दूर तक नहीं होगा। वैसे लोग जो बिना जानकारी के पत्रकारिता करने निकल आते हैं, शायद उन्होंने ही इन चीज़ों को भ्रामक तौर पर फैलाने का काम किया है। और जो अभी चल रहा है सोशल मीडिया पर कि फलाने कैंडिडेट आगे हैं, फलाने कैंडिडेट पीछे हैं, तो इन सारी चीज़ों में न पड़ें। अभी तक गिनती शुरू नहीं हुई है, अभी बंडलिंग की जा रही है, जो कि मैंने आपको बताया 50-50 के बंडल, उसके बाद 500 का बंडल बनाया जाएगा और तब वैलिड इनवैलिड वोटों को छांटा जाएगा। वैलिड वोट एक तरफ हो जाएंगे, तब सही मायने में वो प्रक्रिया शुरू होगी, गिनती की प्रक्रिया शुरू होगी और उसमें 7-8 बजेंगे शाम के, वो कहीं ना कहीं एकदम लग ही रहा है। तो इसीलिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही कुछ रिपोर्ट आएगा हम गारंटी के साथ आपको सबसे पहले और बिल्कुल सटीक तरीके से आपको बताएंगे। इधर हमारे साथ दीनबंधु क्रांतिकारी जी हैं, वंशीधर ब्रजवासी, जो शिक्षक नेता हैं। अरे भाई, बहुत मतलब कमाल आप लोग कर दिए हैं कि त्रिकोणीय, क्या इसको बहुकोणीय समीकरण आप लोग बना दिए। शिक्षक नेता दावा कर रहे हैं कि हम जीतेंगे, तो क्या लग रहा है आपको, कैसा माहौल? देखिए, अब तो जो भी चीज़ होगा 3-4 घंटे में क्लियर हो जाएगा। लगभग 8 राउंड का जो है मत का जो गणना होता है, जितना गिरा है वो काउंटिंग हुआ है, मतलब वो छटाई हुआ है। अब 1 घंटा में और ये प्रक्रिया कंप्लीट, हमको लगता है 4 बजे से काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगा। वैलिड इनवैलिड का काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, हम यही कहना चाहते हैं, हम लोग लड़ने भिड़ने वाले लोग हैं। हम लोगों को जीत हार इस सबसे कोई मतलब नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि राजनीति, जो पहले क्या था, पहले कैसे लोग राजनीति में आते थे, पढ़े लिखे लोग आते थे, स्वतंत्रता सेनानी आते थे, जेपी सेनानी आते थे,
समाजवादी लोग आते थे, जो समाज सेवा में रुचि रखते थे वैसे लोग आते थे। आज का परिस्थिति क्या है? राजनीति कंप्लीट रूप से व्यवसाय बन चुका है, राजनीति का व्यवसायीकरण हो चुका है। आप देखिए कि एक सड़क पर लड़ने वाला नेता सदन जा रहा है। जब सड़क पर लड़ने वाला नेता सदन नहीं जाएगा तो उसको जनता की समस्याओं से क्या मतलब रहेगा? उसको मालूम ही नहीं रहेगा क्या समस्या है। अब मान लीजिए किसी का प्रोफेशन जो है, कोई वकील है तो वो वकालत अच्छा कर सकता है, कोई डॉक्टर है वो डॉक्टरी अच्छा कर सकता है, कोई मान लीजिए अफसर है, आईएएस है, आईपीएस, वो आईएएस उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन का अनुभव है वो काफ़ी बेहतर हो सकता है। लेकिन जो सामाजिक कार्यकर्ता है, लड़ने वाले भिड़ने वाले लोग, लोगों के लिए लड़ाई लड़ने वाले लोग, वो लोग जब सदन में जाएंगे तब जनता की असली आवाज़ सदन में गूंजेगी और उनके समस्या का निराकरण होगा। तो आप समझिए कि आज जो राजनीति का बाजारीकरण हो रहा है उसमें हम दीनबंधु क्रांतिकारी तो अछूता नहीं रहेगा। और मेरे बारे में भी आप जानते हैं कि मोटरसाइकिल से राजनीति करने वाला आदमी, तो इसी नाते हम लोगों ने बंशीधर ब्रजवासी जो कि लड़ने भिड़ने वाला नेता, लगता है हम लोगों की अगर वो जीत करके सदन में जाते हैं तो हम जैसे लड़ने भिड़ने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए एक उम्मीद का किरण निकलेगा। पसीना तो आप लोगों ने बहा दिया है सबका, मतलब दौड़ा तो दिया है। जो चुनाव, देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये जो तिरहुत कंस्टिट्यूंसी का ग्रेजुएट चुनाव होता था बड़े आराम से हो जाता था, लोगों को पता भी नहीं चलता था। लेकिन इस बार तो दौड़ना तो पड़ा सबको। देखिए यही बात हम आपको कहें कि मान लीजिए बड़े गाड़ियों में हम किसी रास्ते से जा रहे हैं तो गड्ढा मालूम चलेगा। हम लोग पैदल चलने वाले लोग हैं तो हम लोग को मालूम है ना कि ज़मीन कहाँ कहाँ आरी कोना बनाना है, कहाँ छाटना है, कहाँ किस पेड़ को पांगना है, कहाँ किस पेड़ को सीधा ले जाना, कहाँ घास की छटाई करनी है। हम लोग ज़मीन पर के लोग हैं, लड़े हैं, मजबूती से लड़े हैं और हार जीत भविष्य की गर्भ में है। लेकिन हम लोग का लोहा तो लोग मानिए ना लिया। हाँ, एक और मैं आप लोगों को भी मैंने एग्जिट पोल में बताया था। देखिए एक चीज़ हुआ है दीनबंधु जी, जितने भी प्रत्याशी हैं, चाहे वो अभिषेक झा हो, डॉक्टर विनायक गौतम हो या गोपी किशन हो, वो सब ये सोच रहे हैं या दावा कर रहे हैं कि बंशीधर ब्रजवासी का सेकेंड वरीयता हमको मिला होगा। वो अभिषेको झा बोल रहे हैं, गोपियो किशन बोल रहे हैं, विनायको गौतम बोल रहे हैं, अभी विनायक गौतम बोल के गए। मैं आपको बता, तो मतलब आपके सेकेंड वरीयता में इतना ताकत है कि आप जितवा हरवा रहे हैं। मेरी बात सुन लीजिए। पहला चीज ये है कि अभी हम कुछ बोलेंगे, हो सकता है गड़बड़ हो जाए तो कुछ देर के बाद हमको पलटना भी पड़े अपने बयान से, ठीक है। लेकिन मैं एक बात आपको बता के जा रहा हूँ, हम लड़ने भिड़ने वाले लोग हैं, हार नहीं मानेंगे। और एक बात और जान लीजिए, मुगालफत में कोई न रहे। हमारे वोट से किसी, हमारा जितना मत पड़ेगा उसमें किसी को 500 द्वितीय वरीयता का वोट नहीं मिला है। और ये बात जान लीजिए, कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं है, कोई ऐसा जाति और समाज नहीं है जिस जाति समाज को बांट करके चुनाव लड़ा गया। हर जगह से हमें द्वितीय वरीयता का मत मिला है। बात समझ रहे हैं? तो अब चाहे वो हमारे माननीय डॉक्टर साहब हो या हमारे माननीय गोपी किशन जी हो, वो मुगालफत में जी रहे हैं, उनमें से हम दूसर का ले लिए। अच्छा, उनमें से दूसर का ले लिए। और ये भी जैसे कि अब बताइए, एक चीज़, दो चीज़ें, दो कैंडिडेट अगर जीत जाते हैं, जो वोटरों से भी हमें समझ में आया, लोगों ने कहा, उस दिन हम एग्जिट पोल भी कर रहे थे, लोगों ने कमेंट किया कि अप्रत्याशित होगा, ऐसा होगा ना कि जमीन पलट जाएगी। तो वैसा तो दो ही कंडीशन में होगा, या तो बंशीधर जीत जाए या डॉक्टर विनायक गौतम जीत जाए। मैं बंशीधर ब्रजवासी जी को लगभग 6-7 वर्षों से जानता हूँ और मैं उनका इलेक्शन एजेंट भी हूँ। मैं उनके चारों जिला का चुनाव का प्रभारी भी हूँ। मैंने वोटर बनाने से लेकर के चुनाव लड़ने तक का चीज़ देखा है। मुझे नहीं लगता है कि एमएलसी चुनाव के इतिहास में, हमको लगता है जितने रुपया में जगन्नाथ मिश्रा चुनाव लड़े होंगे, शायद उतना ही रुपया में आज हम लोग चुनाव लड़े हैं। तो हम लोग लड़े हैं तो क्यों लड़े? इसलिए लड़े क्योंकि दिल से शिक्षक समाज का परिवार और सड़क पर आंदोलन करने वाला, लड़ने वाला, भिड़ने वाला लोग, संविदा पर बहाल कर्मी, वित्त रहित शिक्षक, जो नियोजित शिक्षक थे, जिनकी लड़ाई लड़ते लड़ते बंशीधर ब्रजवासी आज 50 रुपये से 50,000 पे पहुँचा है, वो सारे लोग दिल से, मन से, आप जैसे लोग, पत्रकार, वकील, वो सारे लोग मन से, अगर देखिए किसी एक कैंडिडेट की बात होगा तो होता क्या है कि किसी को जाति के नाम पर किसी को, लेकिन बंशीधर ब्रजवासी को लोग दिल से वोट दिया है। बात समझ रहे हैं? और वोट ही नहीं दिया है, चुनाव भी लड़वा दिया, हम मजबूती से लड़वा दिया, निश्चिंत रहिए हम लोग जीत रहे हैं। बिल्कुल, तो मजबूती से लड़वा दिया। और वो आप लोगों ने देखा भी होगा
बहुत बहुत धन्यवाद आपका दीनबंधु जी कि जो चले सड़कों हम। पर बिल्कुल थैंक यू। जो मतगणना स्थलों पर आपको दिखा, जो चीज़ें आपको वहाँ से छन के आई, जो हमने भी दिखाने की कोशिश की कि हर बूथ पर वंशीधर ब्रजवासी को वोट तो पड़े। अब यहाँ पर दावा किया जा रहा है, अब आ जाते हैं वोट पर, त्रिकोणीय संघर्ष पर। अब दावा किया जा रहा है कि भाई वंशीधर ब्रजवासी का जो सेकेंड वरीयता का वोट होगा उससे हम जीत जाएंगे। गोपी किशन भी दावा कर रहे हैं, डॉक्टर विनायक गौतम अभी निकले हैं यहाँ से, उन्होंने भी बयान दिया है कि वंशीधर ब्रजवासी का अधिकतर जो सेकेंड वरीयता का वोट है वो हमें मिलेगा। लेकिन वंशीधर ब्रजवासी का कहना है कि हमारे, जैसा कि अभी दीनबंधु क्रांतिकारी ने कहा कि हमारे 500 वोटरों ने भी सेकेंड वरीयता का वोट नहीं दिया, लेकिन वंशीधर ब्रजवासी ने कहा कि लगभग 2000 लोगों ने जो वोट किया है हमारे, उसमें सेकेंड वरीयता का वोट दिया गया है। मतलब आप समझ लीजिए, अगर ये बात सही हो जाती है तब वंशीधर ब्रजवासी सबका खेल बिगाड़ने में सफल हो। अब बात करते हैं डॉक्टर विनायक गौतम की। हर जगह चला, सुर्खियों में चला, हमने भी चलाया कि जनसुराज ने प्रथम वरीयता के जीत को कहीं ना कहीं समाप्त करने का काम किया। ये हमने इसीलिए कहा क्योंकि जो वोटिंग प्रतिशत डाउन हुआ है, सरकार के प्रति उतनी ज्यादा जागरूकता नहीं थी, और सरकार ने भी जागरूकता इस चुनाव में नहीं फैलाया, जिसके कारण ये 50% के अंदर ही चुनाव रह गया। डॉक्टर विनायक गौतम भूमिहार समाज से आते हैं, मुजफ्फरपुर, वैशाली और सीतामढ़ी, यहाँ के जो भूमिहार समाज के लोग थे उन्होंने डॉक्टर विनायक गौतम को प्रथम वरीयता से पसंद किया। वहीं अगर हम बात करें, संजय झा है नहीं, देखिए एक और प्रत्याशी हमारे साथ संजय झा जी हैं, तो क्या कहेंगे, गिनती, इधर आ जाइए सर, गिनती आज हो रही है, तो क्या कहेंगे, गेम चेंजर के रूप में आपका भी नाम लिया जा रहा है, हमने भी एग्जिट पोल किया था, तो बहुत प्रभावित कर रहे हैं चुनाव। क्या लग रहा है कि प्रभावित कुछ आपके वो आसान्वित हैं, जिस तरह से चारों जिलों के तमाम मतदाताओं ने जो मत दिया, आशीर्वाद दिया है, जिससे प्रतीत होता है कि निश्चित रूप से जीत गई। तो देखिए संजय झा, जो जिनका नाम हम बता रहे थे आपको कि ये भी एक ऐसे कैंडिडेट हैं, 6 कैंडिडेट का हमने नाम लिया था, जो कि एग्जिट पोल, बिहार लाइव नाउ और बीडी न्यूज़ दोनों पर आपको हमने दिखाया था कि अभिषेक झा जो कि सरकार के हैं पार्टी के, और निवर्तमान सांसद जो निवर्तमान एमएलसी ये देवेश चंद्र ठाकुर के जगह पर उनको रखा गया है। तो कहीं ना कहीं वो उन्हीं से सबकी लड़ाई थी। गोपी किशन जो कि इंडिया गठबंधन समर्पित उम्मीदवार थे, वहीं जनसुराज से डॉक्टर विनायक गौतम, संजय झा जिनसे अभी हमने बात किया, इनको भी वोट मिले। तो अब ये गौर करने वाली बात है, एक राकेश रोशन है जो कि वैशाली में डॉक्टर विनायक गौतम ने अभी उनका नाम लिया कि उन्होंने भी अच्छा परफॉर्मेंस वैशाली में किया है। तो यहाँ पर देखा गया कि हर जिले में अगर एक पर्टिकुलर सीतामढ़ी को छोड़ दिया जाए तो सीतामढ़ी में नेक टू नेक फाइट की बात आ रही है एनडीए और इंडिया अलायंस में। नहीं तो अगर हम मुजफ्फरपुर की बात कर लें, शिवर की बात कर लें, वैशाली की बात कर लें, तो वहाँ पर कई ऐसे उम्मीदवार थे जिन्होंने वोट लाने का काम किया है। तो इस चुनाव में कौन गेम चेंजर होगा, कौन सबके पासा को पलट देगा, वो हमने उस दिन भी कहा था कि 2 ऐसे कैंडिडेट हैं जिसमें कि अगर हम 4 कैंडिडेटों का नाम लें, क्योंकि जो डायरेक्ट फाइट होगी वो आखिर में 2 कैंडिडेट्स में हो जाएगी। 4 ऐसे कैंडिडेट हैं जो कहीं ना कहीं कईयों का खेल बिगाड़ने के लिए दमखम के साथ लड़े हैं, जिसमें अभी संजय झा गए हैं, जिसमें अभी दीनबंधु क्रांतिकारी वंशीधर ब्रजवासी के कैंडिडेट जो गए वो हैं, राकेश रोशन हैं और डॉक्टर विनायक गौतम हैं। तो देखिए अगर अनुमान लगाया जाए तो डॉक्टर विनायक गौतम को के सेकेंड वरीयता में कौन होंगे ये भी समझें। अब हम लोग इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि फर्स्ट वरीयता तो हमें दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है,
कि पहली वरीयता में कोई कैंडिडेट जीतेगा और 50% प्लस 1 वोट लाएगा, वो पहली वरीयता में दिख नहीं रहा है। लेकिन अगर द्वितीय वरीयता या तीसरी वरीयता की बात करें तो कौन कैंडिडेट की सेकेंड वरीयता किसको फायदे में लाएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात करते हैं डॉक्टर विनायक गौतम, जो कि जनसुराज के उम्मीदवार हैं। डॉक्टर विनायक गौतम को जिसने प्रथम वरीयता दिया, वो वोटर सेकेंड वरीयता किसे देगा? दिमाग लगाइए, सेकेंड वरीयता जो डॉक्टर विनायक गौतम को देंगे वो कहीं ना कहीं पहली वरीयता अभिषेक झा को देते हुए नजर आएंगे। क्योंकि अगर हम इस चुनाव को देखते हैं तो तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में जो चुनाव हुए हैं उसमें जातीय समीकरण भी हावी रहा है, लोगों ने जात पर भी वोट किया है। तो डॉक्टर विनायक गौतम के जो दूसरे वरीयता का वोट है वो जाता हुआ दिख रहा है अभिषेक झा की तरफ। अब हम बात करते हैं दूसरे कैंडिडेट की, राकेश रोशन, जो कि राजपूत जाति से आते हैं। राकेश रोशन वैशाली के हैं। अब राकेश रोशन को जिसने पहली वरीयता का वोट दिया होगा वो अपनी द्वितीय वरीयता का वोट कहां देगा? वहां भी आप देखेंगे कि उनके वोटर भी कहीं ना कहीं जेडीयू की तरफ जाते हुए दिखेंगे दूसरी वरीयता में, क्योंकि राकेश रोशन का कई लोगों ने समर्थन किया, जिसमें जो बीजेपी और एनडीए माइंडेड थे उन लोगों ने उनका समर्थन किया और वो बैठे। साथ ही साथ आपको मैं ये भी बता दूं कि राकेश रोशन चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास के भी नेता रह चुके हैं, तो चिराग का समर्थन भी राकेश रोशन को मिला होगा। साथ ही साथ राकेश रोशन बोलते भी थे कि जेडीयू का भी समर्थन है, चिराग का भी समर्थन है। तो आप समझ लें कि अगर फर्स्ट वरीयता किसी ने राकेश रोशन को दिया है तो सेकेंड वरीयता जेडीयू को मिलेगा ही मिलेगा। और राकेश रोशन ने वैशाली और शिवहर में वोट लाने का काम किया है। वहीं अगर हम तीसरे कैंडिडेट की बात कर लेते हैं, तीसरे कैंडिडेट हमारे वंशीधर ब्रजवासी। ये एकमात्र ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके वोटर ने फर्स्ट प्रेफरेंस अगर वंशीधर ब्रजवासी को दिया है तो सेकेंड प्रेफरेंस वो अभिषेक झा को नहीं दे सकते, क्योंकि वंशीधर ब्रजवासी सरकार के खिलाफ लड़े हैं, सरकार की नीतियों के खिलाफ उनकी लड़ाई रही है। तो उनके वोटरों में ये कहा जा सकता है कि अगर पहली वरीयता वंशीधर ब्रजवासी को मिली होगी तो सेकेंड वरीयता हो सकता है कि गोपी किशन या फिर विनायक गौतम को उनके वोटरों ने दे दी हो। तो ये अब कौन बच गया? अब इधर आप देखें कि इधर 6 कैंडिडेट की हमने बात की, अब 3 कैंडिडेट पर हमने बात कर लिए, बच गए 3 कैंडिडेट जिसमें अभिषेक झा हैं। अभी संजय झा की बात कर लें जो हमारे साथ अभी थोड़ी देर पहले लाइव में थे। तो संजय झा जो कि ब्राह्मण जाति से आते हैं, संजय झा को जो वोट मिले होंगे आप समझें कि वो हो सकता है कि वो भी अभिषेक झा की तरफ जाएं या विनायक गौतम की तरफ जाएं। एक और व्यक्ति हैं जिनकी चर्चा करना जरूरी होगा। हम सबके वोटों को तो कह रहे हैं कि इन्होंने काट लिया, इनमें ये चला गया, जातीय समीकरण हो गया, सारी चीजें हो गई। प्रणब कुमार जो कि पिछले चुनाव में रनर अप थे, इस चुनाव में भी खड़े हुए, शिक्षक नेता वो भी हैं। तो वंशीधर ब्रजवासी के वोट पूरी तरह से शिक्षकों का वंशीधर ब्रजवासी को भी नहीं मिला है, उसमें भी टूट हो सकती है, क्योंकि प्रणय कुमार जो हैं वो शिक्षक नेता हैं, उन्होंने भी वोट जरूर लिया होगा, क्योंकि पिछली बार भी वो चुनाव लड़ चुके हैं, पिछली बार रनर अप थे। तो कोई भी कैंडिडेट यहाँ देखें कि 100% आपको नहीं दिख रहा है। इसीलिए इस बार जो कंडीशन नजर आ रही है चुनाव की वो पूरी तरह से कंफ्यूजिंग है, वो पूरी तरह से देखेंगे मिसमैच हुआ है, हौच पौच की स्थिति नजर आ रही है। आप देखें कि बहुकोणीय कहा जा रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से जो हमने एग्जिट पोल किया था ये बहुकोणीय चुनाव नहीं है। ये 4 लोगों में 3 लोगों में ये चुनाव आखिर में सिमट के रह जाएगा। अभी फिलहाल जो हमने उस दिन भी कहा था कि शुरुआती दौर में अभिषेक झा,
गोपी किशन, विनायक गौतम और वंशीधर ब्रजवासी, ये 4 कैंडिडेट होंगे जो फाइट करेंगे। फिर सेकेंड वरीयता आते आते एक कैंडिडेट और निकल जाएंगे, फिर 3 में ये लड़ाई रहेगी। उसके बाद फिर आगे की लड़ाई साफ हो पाएगी और इसमें वक्त लगेगा। सभी दर्शकों को हम बताना चाहेंगे, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, भ्रामक खबरों से बचने की जरूरत है। अभी कोई रुझान नहीं आया है, आपको एक बार फिर से मैं बता दूं, कोई रुझान अभी तक नहीं आया है। आपको ये समझ लेना चाहिए कि किसी भी प्रकार से कोई आगे कोई पीछे अभी नहीं है, क्योंकि गिनती ही शुरू नहीं हुई है। अभी वोटों की बंडलिंग की जा रही है, अभी 50-50 के उसमें वोटों की बंडलिंग की जा रही है। जैसे ही कुछ आगे आएगा तो बिहार लाइव नाउ और बीडी न्यूज पर हम आपको एक साथ पहला रुझान देने की सबसे पहले और सबसे सटीक कोशिश करेंगे। तो आप सबका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि सबके पास ये इंपॉर्टेंट जानकारी पहुंच पाए। और आप अगर बीडी न्यूज और बिहार लाइव नाउ पर नए हैं तो आप हमारे पेज को फॉलो जरूर कर लें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इजाजत दें। नमस्कार।